बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है और आप पॉडकास्ट भी डॉक्टर अथर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो आई से मुतालिक है। उसके लिए हमने डॉक्टर सेरम को ही बुलाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सेरम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। हमारा टॉपिक बेसिकली जो है ना वो है आशूब चशम पे या पिंक आई जिसको बोलते हैं। उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो सेरम साहब ही बताएंगे। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3 से 6 मिलियन अमेरिकन जो हैं हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं। हमारे पास जो है वो अभी आपने रिसेंटली पता क्या चला होगा। रिसेंटली कुछ अर्से पहले इसका एक एपिडेमिक आया हुआ था जो कराची से शुरू हुआ था, पंजाब में बिल्कुल पूरी तेज़ी से फैल गया था। इतना ज़्यादा फैल गया था कि स्कूल बंद करने पड़ गए थे। तो हम आज इस पे बात करेंगे, आशूब चशम पे बात करेंगे। तो सैरम साहब आप हमें ये बताइए कि आशूब चशम है क्या, या पिंक आई क्या है? अच्छा, आशोब चशम जिस तरह आम कॉमन ज़बान में आशोब चशम या पिंक आई या कुछ लोग इसको गुलाबी आंखें भी कहते हैं, तो ये एक्चुअली आंख की एक हिफाजती लेयर होती है जो आंख की बैरूनी सतह पे होती है, जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। इस कंजक्टाइवा जो लेयर होती है, इससे आंख को सारी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और सारा प्रोसेस मिलता है। इसकी इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस या आम ज़बान में गुलाबी आंखें या फिर आशोब चशम अब ये कहा जाता है। अच्छा, इसमें यूजुअली दोनों आंखें मुतासर हो जाती हैं कि एक? यूजुअली इन्फेक्शन जब होता है तो जब मरीज़ अपनी एक आंख पे हाथ लगाकर दूसरी आंख पे हाथ लगाता है तो अमूमन दोनों आंखें इसमें असरअंदाज हो जाती है। अच्छा, तो इसकी क्या, अच्छा इसमें हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि हम बेसिकली कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या आशूब चशम डिस्कस करेंगे। ये पिंक आई और रेड आई में क्या फ़र्क है? अच्छा, कोई भी आंख की ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आंख लाल हो जाए, वो कोई चोट भी हो सकती है, कोई ब्लड प्रेशर की वजह से खून निकलना भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई आंख की अंदरूनी कोई वजह हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो जाता है, उसकी वजह से अगर जो आंख लाल हो जाती है उसको रेड आई कहते हैं। ठीक है। और जो इन्फेक्शन स्पेशली जो कंजक्टाइवा या जो बाहर की बैरूनी लेयर की इन्फेक्शन की वजह से जो आंख लाल होती है उसको गुलाबी आंख या पिंक आई या फिर आशोब चशम कहा जाता है। अच्छा चलिए मुझे बताएं फिर क्या वजूहत यूजुअली क्या वजूहत अच्छा, होती जो सबसे कॉमन जो चीज़ें हैं वो तो इन्फेक्शन ही है, जो जिसमें सबसे पहले एक वायरस आ जाते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन है वो एडिनो वायरस होता है। उसके बाद जो मुख्तलिफ तरह से बाकी वायरसेस में से अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो एपिडेमिक और जो हमारी कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो एडिनो वायरस ही है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी ये कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एलर्जी की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आपको कोई आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाए, कोई आपको चोट लग जाए, उसकी वजह से भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी एक उसकी कॉजेज हो सकती है। फिर आगे शायद हम डिस्कस करेंगे, हमारे सोसाइटी में कॉमन है कि आंख के अंदर बहुत सी चीज़ें डालना बहुत कॉमन है जो थोड़ी सी आंख के लिए मुज़र सेहत भी होती है, तो उसकी वजह से भी आंख में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको हम फैक्टिशियस या सेल्फ इम्पोज कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं उसको। अच्छा, कहते हैं कि टीवी स्क्रीन से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब कंजक्टिवाइटिस नहीं से कि ड्राई आई हो जाती है उसकी वजह से? ये देखें, जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदे की आंखें ख़राब है तो आपने उसको देखना नहीं है वरना उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप कोई टच नहीं करते, या जिस तरह मरीज़ इधर बैठा हुआ है इस कुर्सी में, उस मरीज़ ने इस कुर्सी पर हाथ लगाया, अब कोई और बंदा इस कुर्सी पर आके बैठेगा और वो उस चीज़ को हाथ लगाएगा, और वो हाथ लगाने के बाद अपनी आंखों को जब तक वो हाथ नहीं लगाएगा तो उसको ये कंजक्टिवाइटिस या आशोब चशम का मरीज जरासीम उसकी आंख तक मुंतकिल नहीं होगा। देखने से कोई ममानत नहीं है। मरीज़ की ख़बरदारी करें, मरीज़ का जाकर हाल चाल पूछें, मरीज़ के साथ बातें करें, कोई मसला नहीं है। बाद में अपने हाथ धोएं, मरीज़ के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन आप मरीज़ से बात करने में कोई ऐसा ममानियत नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे कुछ आर्थराइटिस, जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, या कुछ और बीमारियां होती हैं जिनकी एसोसिएशन होती है, प्रॉब्ली आई नो, मुझे नहीं पता, पिंक आई के साथ कंजक्टिवाइटिस को होता है। वो ज़्यादा ना यूवियाइटिस की तरफ चला जाता है। यूवियाइटिस में फ़र्क क्या होता है? यूवियाइटिस आंख की, जिसा मैंने अभी पहले बताया कि ये कंजक्टिवाइटिस है, ये आंख की बैरूनी लेयर होती है, उसकी इन्फेक्शन होती है। ठीक है। जो यूवियाइटिस होता है वो आंख के अंदर, जिसको आयरस कहा जाता है, जो आप देखते हैं किसी की आंख गुलाबी रंग की होती है, कोई पिंक कलर, कोई ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की, तो जो कलर बनाता है उस एरिया का इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा होता है आयराइटिस या यूवियाइटिस की वजह से वो होता है। लेकिन इसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन बहुत डाउन द लिस्ट है। जो मेजर कॉजेज़ है वो वायरस और बैक्टीरिया और एलर्जी है, ये 3
मेजर कॉजेज है इस कंजक्टिवाइटिस की। कंजक्टिवाइटिस जो है वो पीछे भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब है जैसे कंजक्टिवाइटिस तो जैसे यूवेआइटिस हो गया या आई बॉल इन्फेक्शन हो गया, ऐसा हो सकता है? यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। अच्छा। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा अगर दवाई ना भी दी जाए तो ये जिस तरह वायरस इन्फेक्शन जो आपको नज़ला फ्लू लगता है उसमें भी आप थोड़ी सी सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, तो यूजुअली चांसेस नहीं होते इसके आँख में पीछे, क्योंकि ये बैरूनी लेयर में इन्फेक्शन होता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन 99.9 केसेस में कोई चांसेस ऐसे नहीं होते। इसीलिए इस बीमारी में नज़र जाने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें किसी को भी आप देखें जिस पिछले दिनों आशोब चशम बहुत फैला हुआ था, लेकिन आपने किसी का भी नहीं सुना होगा इसकी वजह से किसी की नज़र कम हो गई या एकदम से नज़र चली गई। तो ये एक अच्छी बात इसकी ये है कि देखने में तो ये बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन बहुत जो जिस चीज़ से एक आई स्पेशलिस्ट बहुत डरता है वो है नज़र कम होना या नज़र का चला जाना, किसी इन्फेक्शन की वजह से किसी भी वजह से। ठीक है, सबसे जो हमारा हेडेक होता है आई ओपीडी में कि किसी की नज़र तो नहीं कम हो रही, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी की वजह से इसके नज़र के चाले से जाने के बहुत कम है। अच्छा, यूजुअली क्या अलामात क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, मरीज़ क्या अलामात के साथ एक तो आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा सबसे पहले तो मरीज़ कहता है कि उसको कोई चीज़ लगता है कि आँख में गई हुई है, आँख बहुत ज़्यादा लाल हुई हुई है, आँख से पानी आ रहा है और धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सुबह उठते हैं तो आँख से गंद आया होता है और आँख को किसी गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है, फिर जाकर आँख खुलती है। फिर थोड़ा सा हम इन सिम्टम्स की मदद से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर मरीज़ कह रहा है कि कोई ऐसा स्टिकी मवाद नहीं आ रहा, सिर्फ पानी ही आ रहा है, तो हम थोड़ा सा उसको समझते हैं कि ये वायरल, वैसे तो इसका टेस्ट होता है लेकिन यूजुअली टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिम्टम्स पर ही हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि अगर सिर्फ पानी आ रहा है और साफ़ पानी आ रहा है और आँख में लाली है तो ये मोस्ट प्रोबेबली वायरस की वजह से। लेकिन अगर मवाद आ रहा है, पिंक कलर का आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, वाइट कलर का आ रहा है, तो मोस्टली क्या है कि ये इसमें बैक्टीरिया का भी एलिमेंट आ चुका है। तो बैक्टीरिया का जब भी एलिमेंट आ जाता है तो फिर हम उसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये यूजुअल अलामात ये होती हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग होता है ना, अक्सर लोग तो शायद डॉक्टर के पास आते भी ना हो, तो यूजुअल डॉक्टर पर आता कब है मरीज़, अगर तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या कौन सी चीज़ था? देखिए सबसे पहले तो ना आँख जब लाल होती है तो देखने में बहुत ख़तरनाक लगती है, तो इंसान थोड़ा डर के थ्रू आँख का मामला होता है, नज़र का मामला होता है, तो यूजुअली आँख रेडनेस की वजह से जो पेशेंट का मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो रेडनेस ही होती है कि मेरी आँख में लाली आ चुकी है। सेकेंडली उसकी वजह से जो पानी आता है और फोटोफोबिया या मतलब कि सूरज में देखने में बहुत मसला होता है, लाइट में सूरज में देखने में बहुत मसला होता है, तो इसकी वजह से भी आता है। लेकिन जो मेन रीज़न है मरीज़ अपनी आँख की लाली की वजह से और पानी और जो जलन हो रही होती है उसकी वजह से आ रहा होता है। अच्छा, अब जैसे किसी को हो गया आशोब चशम, तो पिछले दिन जैसे स्कूल्स बंद हो गए, तो क्या बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देना चाहिए? जी देखिए, हाँ। इसका एक ही जैसे अभी हमने बात की कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो एक साइकिल हमने तोड़ना है। अब भाई एक इंसान को हो चुका है तो उसने क्या एहतियात करनी है, उसने अपने आप को बाकी लोगों से दूर कर लेना है, उसने लोगों से हाथ नहीं मिलाने, उसने अपनी कोशिश करनी है कम अज़ कम अपनी आंखों को हाथ लगाए, जिस चीज़ को हाथ लगाए उधर बार बार उसको एंटीसेप्टिक से साफ़ किया जाए, अपने भी हाथ बार बार धोएं और कोशिश करें कोई काला चश्मा पहन कर रखें, उसकी वजह कोई रेस ऐसा कोई मसला नहीं। आप जब काला चश्मा पहनेंगे तो एक तो आंखों में सूदिंग इफेक्ट आएगा और आप बार बार अपनी आँख को टच नहीं करेंगे, जितना आप अपनी आँख को टच नहीं करेंगे उतना ही आप ये जरासीम को फैलाने से रोकेंगे। कोई आपकी खबर लेने आता है तो हमारा एक थोड़ा टैबू हो जाता है कि लोग जी कहते नहीं हाथ मिलाए बगैर तो हम रह नहीं सकते। ठीक है, ये हमने कोविड में ही बहुत देखा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अगर कोई मरीज़ है उससे अगर हाथ आप नहीं मिलाते तो एक मरीज़ का भी आप थोड़ा भला करते हैं और थोड़ा अपना भी भला करते हैं, वो बीमारी आप अपने साथ अपने घर में नहीं लेकर जाते। इसी तरह आपने स्कूलों की बात की, देखिए स्कूलों में बच्चों को आप कितना रोक सकते हैं। एक बच्चा उसको कंजक्टिवाइटिस या आशोब चशम हुआ है, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आप स्कूल चले गए लेकिन आपने बाहर खेलना नहीं है, आपने बाकी लोगों से बात नहीं करनी। एक 8, 9, 10 साल के बच्चे को आप ये बात नहीं समझा सकते। तो जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जिस चीज़ को टच करेगा, उधर जहाँ कोई और बच्चा टच करेगा तो उसमें वो जरासीम मुंतकिल होगा। तो इसी तरह ये एक एपिडेमिक या जिसका पूरा का पूरा, और जो पिछले दिनों जो वायरस आया हुआ था वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, उसकी वजह से जो फ़ौरन से जो आसपास उस चीज़ को टच कर रहा था उसमें ये वायरस मुंतकिल हो रहा था। लेकिन एक उसकी बहुत अच्छी बात क्या थी, थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी था, मतलब 2 से 3 दिन में मरीज़ आ रहे थे और ठीक हो रहे थे। मैंने जो पिछले दिनों वायरस आया था उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 400 से 500 मरीज़ देखे होंगे उस पूरे एपिडेमिक के दौरान में, और कोई एक भी ऐसा मरीज़ नहीं था जो वापस आया होगा कि मेरा ये ठीक नहीं हो रहा।
जिनको दवाई दे रहे थे वो भी ठीक हो रहे थे, जिनको दवाई नहीं भी दे रहे थे वो भी खुद ही जुकाम होता है, जुकाम होता है, वो ठीक हो रहे थे। कुछ जिस तरह कभी कभार ये वायरस ऐसा होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाता है, ठीक नहीं हो रहा होता, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली दफ़ा वायरस आया था उसमें ऐसा कोई मसला नहीं देखने में आया। अच्छा तो बच्चों तो कितना टाइम बच्चों को उसका साइकिल का यूजुअली वायरल कितना होता है? देखिए जैसे जुकाम कहते हैं, हाँ। सिम्टम्स के आने से तकरीबन 48 आवर्स से पहले से बच्चा कंटेजियस हो जाता है, और तकरीबन 7 डेज या 3 डेज आफ्टर सिम्टम्स वो कंटेजियस रहता है। अच्छा इस दौरान बच्चों जारी बात है बच्चे हम एडल्ट की बात भी करेंगे, बच्चों को भी पढ़ने बढ़ने से भी रोकते हैं आप कि बिल्कुल टोटल आई को रेस्ट देना है, टीवी, क्योंकि बच्चे जब छुट्टियां मनाएंगे तो वो तो फिर वो जो चीज़ें नहीं भी मनाएं वो देखिए जितना आप आई को रेस्ट देंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। जितना आप में स्ट्रेस में रखेंगे, फिर आंख खोल कर रखेंगे, आंख से पानी आएगा, वो जरासीम बाहर निकलेगा, आप आंख को टच करेंगे, वो दोबारा से एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है। जितना आप आंख को रेस्ट रखेंगे, कोशिश करें आंख को, अगर जितना बच्चा सो सकता है, क्योंकि आंख फिर बंद रहेगी, वायरस बाहर नहीं निकलेगा। होता क्या है कि आंख से जब पानी आता रहता है तो बच्चा बार बार टच करता है, पहले एक आंख से दूसरी आंख से लगता है, दूसरी आंख से दोबारा पहली आंख पे लग जाता है। तो वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए आंख को जितना आप रेस्ट दे सकते हैं रेस्ट दे। पढ़ाई तो बिल्कुल ही मना मतलब नहीं करनी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि एक तरह से आप उन किताबों में भी जरासीम फैला रहे हैं। और ये टीवी तो फिर बहुत ही आप स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसमें तो फिर आपको रोशनी भी होती है, क्योंकि रोशनी बहुत चुभती है। मोबाइल अगर आप देख रहे हो तो मोबाइल की रोशनी भी बहुत चुभती है, तो एक अनकंफर्टेबल ही आपको वो फीलिंग आती है। अडल्ट्स में भी यही करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बड़ों में भी आ गया था ना, अडल्ट्स में भी इतना आशो, हर बंदे ने तीसरे बंदे ने ऐनक लगाई हुई थी, तो वो तो ऐनक लगा के वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। तो यूजुअल आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि क्या कंपनीज या सरकारी इदारे उसकी छुट्टी देते हैं? छुट्टी रिकमेंडेड तो यही है कि 3 to 4 डेज की छुट्टी दी जाए। उसकी वजह यह है कि देखें आपने बेशक ऐनक पहन लिए, लेकिन आप अगर काम कर रहे हैं, जिससे आपके सामने टेबल पड़ी हुई, आप टेबल पर तो हाथ लगाएंगे, और वो टेबल लाजमी नहीं है कि किसी ऑफिस में आपकी एक अकेली हो, उसमें हो सकता है बहुत से और भी लोग काम कर रहे हैं, और आप बेख्याली में भी अपनी आँख को टच कर सकते हैं। फिर जिस तरह डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इसमें, तो मरीज़ डॉक्टर के पास आ रहा है, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, अपने हाथ धोता है। अगर मरीज़ भी अगर ये काम करना शुरू कर दे कि बार बार अपने हाथ धोए, आँख को हाथ लगा लिए तो बार बार उसको अपने हाथ धोए। अगर किसी टिश्यू से, इंसान की आदत क्या होती है, कोई टिश्यू या रुमाल पकड़ा होता है ऐसी कंडीशन में, तो वो बार बार रुमाल को टच करके अपने हाथ में ही रखता है, फिर वो दोबारा उसको टच करता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि छोटा सा टिश्यू बंदा रखे, उसको हल्का सा वाइप आउट करे और उसको फिर फेंक दे, उसको रीयूज़ ना करे। जितना आप उसको रीयूज़ करेंगे, एक रेजरवायर आप बनाते रहेंगे वायरस या बैक्टीरिया का। लोग रुमाल यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। रुमाल वो एक तरह का रेजरवायर बन जाता है, क्योंकि आप एक साइड पर करेंगे, अपनी जेब में उसको बांधेंगे, दोबारा जब निकालेंगे आपको नहीं पता होगा कि आपने कौन से एरिया से साफ़ किया था उसको। अच्छा ये तो यूजुअली वायरल का है ना, तो बैक्टीरियल के किस तरह से होता है? बैक्टीरियल में जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आता है उसमें ये आता है, उसमें डिस्चार्ज आता है। इसमें जैसे हमने कहा था वाटरी होता है, उसमें आप कोई मरीज़ कहता है हमारा एक येलो या वाइट कलर का आंख से मवाद निकलता है, स्पेशली सुबह के टाइम पे, क्योंकि जब आंख बंद रहती है मवाद निकलता रहता है, वो आपकी आई लैशेस को आपस में चिपका देता है। आप सुबह उठते हैं तो आपसे आंख नहीं खोली जाती, आप पहले आंख को थोड़ा गीले कपड़े से या गीले पानी से वॉश करना पड़ता है, फिर जाकर थोड़ी बहुत आंख खुलती है, जिसको आम ज़बान में कुछ लोग गिद्ध भी कहते हैं, कि सुबह उठते हैं तो आंख से बहुत ज़्यादा गिद्ध आई होती है। तो वो गिद्ध क्या, वो एक तरह का पूरी रात का डिस्चार्ज है, तो जो जमा होकर जम चुका हुआ है आँख के अंदर, जिसको आपको थोड़ा सा मैनुअली निकालना पड़ता है। तो एक तो मेजर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है। फिर अगर इसकी वजह से अगर थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि आँख, नाक, गला और कान आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से अगर आपका ये इन्फेक्शन थोड़ा सा फैल गया है, गले की तरफ चला गया है, कान की तरफ चला गया है, तो इसमें बुखार भी हो सकता है, और फिर खांसी और जो नज़र जुकाम है वो भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा उसमें एडिनो वायरस ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसमें जो बैक्टीरियल है वो यूजुअली कौन सा होता है? देखिए मोस्टली सबसे पहले तो ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा कॉमन था। अच्छा। लेकिन आजकल के हमारे स्पेशली हमारी लोकेलिटी में सूडोमोनास बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है। अच्छा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक उसका है कि ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है उसमें। क्लैमाइडिया भी कहते हैं? क्लैमाइडिया बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ट्रैकोमा कहते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रॉनिक की तरफ चला जाता है। अभी जो पिंक है, जो यूजुअली हम कहते हैं, वो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं। जो क्लेमिडिया है वो ज़्यादा ना क्रॉनिक है, वो बहुत ज़्यादा साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से नज़र जाने के इम्कानात हो जाते हैं। कंजक्टिवा इतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाती है कि उसमें नज़र जाने के वो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। अच्छा टॉपिक डिफरेंट है। टॉपिक है। ट्रेकोमा है बहुत ही डिफरेंट ना,
टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यूजली जो वायरल कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होते यूजली। मतलब हमारे लिए सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन विजन ही है। ठीक है, कि अगर किसी भी बीमारी की वजह से आँख की नज़र का इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो 99% ऑफ केसेस में वो नज़र में इफेक्ट नहीं करता। 1% जो इफेक्ट करता है वो जो कॉर्निया होता है, जो एक आँख का जो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो हमें एक तो आँख का वाइट पार्ट नज़र आ रहा होता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट नज़र आता है, जो अमूमन जिसको लोग काला हिस्सा भी कह रहे होते हैं, काला ढेला भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर उसमें ये वायरस किसी तरह पहुँच जाए तो उसकी वजह से थोड़ा सा नज़र चांस होने के लेस देन 1% चांसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ये जो झिल्ली होती है ये आँख के सफ़ेद हिस्से के ऊपर होती है, इसलिए जो लाली भी होती है वो आपको नोट कीजिएगा, वो सिर्फ इस सफ़ेद हिस्से पर ही लाली आती है और कहीं लाली नहीं होती। अच्छा, केमिकल इरिटेंट्स भी कुछ होते हैं जो कि ये कर सकते हैं? देखिए, एक तो जैसा केमिकल आपने बात कर दी है, तो एक तो मैं जैसा आम हमारे लोगों को बहुत शौक होता है कि सुरमा लगाने का बहुत शौक होता है, ये अड़के गुलाब जिसको कहते हैं, रोज़ वाटर कहते हैं, वो डालने का बहुत शौक होता है। तो ये चीज़ें आँख में डालने के लिए नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एक फॉरेन बॉडी आपने इंट्रोड्यूस कर दी आँख में। अब वो फॉरेन बॉडी अपना जैसा भी रिएक्शन देगी, वो एक उसको फैक्टिशियस, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को शो करना चाहते हैं छुट्टी लेने के लिए कि हमने आँखें लाल है, हमें छुट्टी मिल जाए। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उनकी आँख को देखें तो उन्होंने ख़ास किस्म का ड्रॉप डाला होता है जिसकी वजह से आँख लाल हो जाती है। तो वो भी एक तरह केमिकल होता है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें सिर्फ एक एरिया ही सिर्फ लाल होता है जहाँ बंदा वो ड्रॉप डालता है, पूरी की पूरी आँख नहीं लाल होती। तो ये भी केमिकल जो भी, जैसा मैंने पहले बात की, उसको फैक्टिशियस भी कहते हैं और केमिकल इरिटेंट भी कहते हैं, उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, लेकिन वो फैलता नहीं है। ठीक है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ वो लगता नहीं है वो। अच्छा, मुझे डॉक्टर सेरम ये बताइए कि सुरमा जो लोग लगाते हैं, ये तो बड़े हज़ारों सालों से, सदियों से, वो क्लोपैट्रा भी लगाती थी, ये सारा, तो इसके बारे में बताएं कि टोटली आप मना करते हैं क्या, इसका लॉन्ग अरसे के लिए लगाना चाहिए, ज़रा बताइए इसके बारे में। देखें, अगर आपने इसको खूबसूरती के लिए लगाना है, अपनी आंखों को अच्छा देखने के लिए बनाना है, किसी फंक्शन के लिए लगाना है, तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि इसको लगा कर छोड़ दिया जाता है, इसको वॉश नहीं किया जाता। पूरे 10 से 12 दिन तक इसको लोग, स्पेशली ख़वातीन, आँख के अंदर लगाई रखती हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ आँख के अंदर लंबे टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसका क्या मसला, उसको अपना कोई ना कोई असरात तो छोड़ेगी। अब देखिए, आँख के जिस जगह पर सुरमा लगाया जाता है वहाँ छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो आँख के आंसू को ड्रेन करती हैं। अगर आप उसके ऊपर कुछ चीज़ पेंट कर देंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी बाहर ही निकलेगा, और जहाँ भी पानी जमा होना शुरू होगा वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने एक आँख के कुदरती आंसू का रास्ता ब्लॉक कर दिया जहाँ से उन्होंने मूव आउट करना था। तो जिसकी वजह से ये, अगर आपने थोड़े अर्से के लिए लगाना है, 2 घंटे के लिए लगाया, उसके बाद वॉश कर दिया, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए लगाएंगे तो फिर ये मसले मसाइल देना शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी स्टिक टू दिस, हम ज़रा इस पर बात कर लें क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि आई मेकअप एक चीज़ होती है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं आई मेकअप तो चले यूजली फीमेल्स करती हैं ना, कि कोई पार्टी में जाना है, कि दावत में जाना है, कोई शादी का फंक्शन जो भी, तो उसमें ये लगाएं और उसके बाद इसको टाइमली इसको वॉश कर दें, जैसे मेकअप वॉश कर लेते हैं। वॉश, अगर उसको वॉश कर देते हैं 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हाँ, आपको उस टाइम आँख की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है और आप एज अ मेडिसिन उस आई मेकअप या सुरमा जो भी। अच्छा, ये भी होता है, ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी आंखें लाल होगी, सुरमा लगाए, स्पेशली बच्चों में होता है। अच्छा। बच्चा अभी पैदा होता है, उसको सुरमा लगा दिया जाता है और फिर वो आई इन्फेक्शन के साथ हमारे पास आ रहा होता है। अच्छा, ये यूजुअली होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जी आपने बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसकी नज़र उतारने के लिए आंख में सुरमा लगाया जाता है। नहीं, वो डॉट भी लगा देते हैं ना, डॉट भी लगा देते हैं, कुछ लोग तो पूरा का पूरा सुरमा लगा देते हैं, यहाँ तक पहुँचा देते हैं उसको। अच्छा। तो क्योंकि वो कलर की वजह से कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं नज़र लगाने की, नज़र ना लग जाए जाके बच्चे को, या कुछ ऐसी होती है, लेकिन वो उल्टा आँख के लिए नुकसानदेह हो जाता है। देखिए, आपने वही, जैसे मैंने बात की, आपने एक नेचुरल प्रोसेस को रोक दिया। हाँ, अगर आपने कुछ देर के लिए लगाया है, उसके बाद उसको वॉश कर दिया, कोई उसमें ममानियत नहीं है। लेकिन जब तक वो लंबा, अगर कोई भी चीज़ लंबी रहेगी आँख में तो वो असरअंदाज तो करेगी। अर्के गुलाब के बारे में कुछ बताएं, ये भी बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग? देखें, अगेन, अगर आपने इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करना है कि आपको कोई बीमारी होगी और आप अर्के गुलाब से अगर आपको ये उम्मीद है कि मेरी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका कोई रोल नहीं है। होती क्या चीज़ अर्के गुलाब? देखें, अब वही बात है कि ना, अर्के गुलाब अगर आप मार्केट में जाएँ तो 70-80 रुपीज़ का आपको ना ही मिल जाता है अर्के गुलाब। अच्छा। तो मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप कैसे, मान लें कि एक बंदा है, उसने फूल की पत्तियाँ जमा की, फिर उसको पानी में भिगोया,
फिर उसको सुखाया, फिर उसमें से पानी में दोबारा भिगो के उसका अरक निकाला और उसको फिर बोतल में पैक किया और आपको सिर्फ 60-70 रुपीज़ का बेच दिया। तो इसमें अगर कोई अच्छी चीज़ भी है तो फिर भी वो एज अ मेडिसिन नहीं यूज़ हो सकती। लोग थोड़ा सा इनिशियल के तौर पर क्या करते हैं, इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी होती है तो वो आँख में इस नीयत से लगाया करते थे कि हमारे जिस्म से अच्छी स्मेल आएगी। लेकिन वो प्रोसेस इतना चलता है कि लोगों ने कहा नहीं इससे तो आंखें साफ़ भी होती हैं, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है, तो लोग एज अ मेडिसिन यूज़ होना शुरू हो चुकी है वो। तो वो मेडिसिन क्या, वो जब स्पेशली कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई के पेशेंट जब वो डालता है तो उसकी आंखें और ख़राब हो जाती हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्योंकि थोड़े से चीप मिल जाते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। आप किसी भी स्टोर में जाए उनसे क्या मुझे आँख के कतरे चाहिए तो सबसे पहले आपको अर्के गुलाब की बोतल पकड़ा दी जाती है। तो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, फिर पेशेंट वो डालता है और मोस्टली उसमें गंदा पानी ही होता है, अर्के गुलाब भी नहीं होता, वो एक गंदा पानी ही होता है। जब वो डालता है तो उसकी वजह से आँख और ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई होती है चीज़ें? हमें तो 2 चीज़ें पता है, सुरमा और के गुलाब, और भी कुछ चीज़ें लोग डालते हैं? देखें कुछ एक दफ़ा एक मरीज़ आया, उसने शहद डाला हुआ था आँख में। अच्छा, तो उससे बहस करना भी मुश्किल था कि शहद आपने क्यों डाल दी। उसने कहा नहीं इसकी तो तासीर बहुत अच्छी होती है। अब मुझे इस वर्ड का भी सही से मतलब नहीं बताइए, तासीर को लोग क्या कहते हैं इसको। फिर एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है लेकिन उसमें हमारा ईमान भी है कि लोग आब ज़मज़म का बहुत इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर आपको पता है कि आब ज़मज़म बहुत प्योर है तो उसमें कोई ममानियत नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें अगर आप वो डालें इस नीयत से डालें कि मेरी नज़र आंखें सही रहेंगी, नज़र ठीक रहेगी, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो आब ज़मज़म के साथ साथ उसकी जो मेडिसिन है मेरे ख्याल में वो भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कंजक्टिवाइटिस में चलें, ये तो हो गए हमारे क्या बोलते हैं टोटके। पानी भी लोग डालते, पानी तो खैर वॉश है ना पानी। हाँ, देखिए आप थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं ना आंख से, अगर जो डिस्चार्ज निकल रहा है एक तरह का अगर आप आब ज़मज़म में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डालें तो एक तरह का वो वॉशिंग का काम कर रहा है। तो एक इतना मतलब तासीर वाला वाटर है, होली वाटर है, तो उसकी वजह से अगर आपकी बिलीफ है कि वो ज़्यादा अच्छा वॉश हो जाता है तो वो इट्स ए गुड चॉइस। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या मैनेजमेंट, दवाइयों के हिसाब से क्या मैनेजमेंट है? देखिए इनिशियल जो वायरल है, जो जैसे अगर बाकी जिस्म का वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे अगर जब आंखों का भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, मरीज़ को समझाना है कि ये अपना टाइम लेगा। जो दवाई दी जा रही है उससे ये कल नहीं ठीक हो जाएगा। हमारी मरीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई ऐसी दवाई दी जाए जिससे मेरी आंखें कल ही साफ़ हो जाए। तो उसको सबसे पहले हमें समझाना पड़ता है कि हम इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं दे रहे जिसकी वजह से ये फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। ये अपना पूरा 5 से 7 दिन का साइकिल लेगा। सबसे अहम चीज़ क्या है इस साइकिल के दौरान, आपकी वजह से किसी और मरीज़ को ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए। आपका ये एम होना चाहिए कि अब मुझे तो हो गई है बीमारी, लेकिन मेरी वजह से कोई और मेरे घर में या जो मेरी खबर लेने आ रहा है या कोई भी मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ किसी को ये बीमारी ना हो। उसके लिए मरीज़ को कहा जाता है कि आपने अपने हाथ बार बार धोने, अपने या लोगों से मिलना कम है, लोगों से हाथ बहुत कम मिलाने, अपनी आंखों को टच बहुत कम है, अपना कपड़ा तौलिया साबुन सब कुछ अलहदा रखना। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ये सबसे फैलने की बहुत मेजर कॉज क्या है कि आप जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं जिसमें कपड़ा तौलिया साबुन ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर जहाँ तक दवाइयाँ आ रही थी मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम लुब्रिकेंट ही दें, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, मतलब कि मसनूई आंसू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं जाके, उससे थोड़ी सी आंख सूदिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो इसमें हम रेडनेस है, बहुत वाटरी है, बहुत डिस्चार्ज आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा फैलने का भी खतरा होता है, क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो बंदा बार बार अपनी आंखों को टच करे, तो उसमें हम माइल्ड स्टीरॉइड्स देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी लाली और रेडनेस और वाटरिंग कम हो जाती है और थोड़ा सा इसका साइकिल भी थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर अगर थोड़ा सा हमें बैक्टीरियल एलिमेंट लग रहा हो कि अगर डिस्चार्ज आ रहा है, कोई ग्रीन कलर का आ रहा है, पिंक कलर का आ रहा है या वाइट कलर का आ रहा है, तो फिर हम उसमें एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं। यूजुअली ड्रॉप्स आर इनफ, कोई खाने की मेडिकेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई खाने की टैबलेट, कोई इस तरह के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग आते हैं, उनको कहते हैं हमें टीका लगा दो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। आँख के इन्फेक्शन में किसी किस्म के टीके की या किसी किस्म की दवाई की, स्पेशली इस कंजक्टिवाइटिस में कोई रोल नहीं है, स्पेशली एडल्ट्स में। थोड़ा सा बच्चों के कोई तरह के होते हैं जिसमें जो ठीक ना हो रहे हैं और थोड़े लंबे चल रहे हैं, तो उसमें फिर जिस तरह आपने पहले बात की क्लेमिडिया की जिसमें ट्रिकोमा होता है, उसमें फिर ओरल का रोल है। लेकिन जो एडल्ट एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है, जो एडिनोवायरल की वजह से, जो इसकी वजह से, इसमें ओरल मेडिकेशन का इतना कोई खास रोल नहीं है। अच्छा, अब से आपने उनको एंटीबायोटिक दे दिया, और एंटीबायोटिक कितने अरसे के लिए देते हैं आप? 5 to 7 days जो यूजुअल एंटीबायोटिक का डोज है।
और अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि इसमें रेयरली चांस होता है कि कॉम्प्लिकेट हो जाए जी, बैक्टीरियल, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती अच्छा, है? जिससे मैंने पहले बात की, जो कॉर्निया होता है, हम्म, ठीक है, वो कॉर्निया एक आँख का शीशा ही होता है जिससे रेज आँख के अंदर की तरफ जाती है। उस कॉर्निया में थोड़े से वायरस प्रेसिपिटेट कर जाता है, मतलब जब वो ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा लंबा हो जाता है, सही से ट्रीटमेंट नहीं ली, बार बार साइकिल को आपने तोड़ा नहीं, साइकिल बहुत लंबा चल गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो वायरस अपना असरात प्रेसिपिटेट जिसका हम कहते हैं वो उधर जम गया है उस एरिया में। तो उस एरिया में जब जम जाता है, तो क्योंकि आपको पता है कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो बॉडी का जो रिएक्शन है उस तरह इतना अच्छा पहुंचता नहीं है, तो वो शीशा हेजी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट इतनी अच्छी तरह से उस शीशे के अंदर से पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से थोड़ी नज़र में कमी आना शुरू। लेकिन उसका भी इलाज है, थोड़ा लंबा इलाज फिर चलता है, लेकिन 2-2.5 महीने उसका इलाज चलता है, और फिर लेकिन वो भी ठीक हो जाता है, उसकी वजह से भी लॉन्ग लास्टिंग नज़र में कमी नहीं होती। आप लोग कब मरीज को कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन, मतलब हमें बताएं या फॉलो अप करें? वैसे यूजुअली हम कहते हैं कि अगर वो सिम्टम फ्री हो चुके हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है दोबारा आने की, लेकिन अगर लाली जान नहीं रही, डिस्चार्ज आता जा रहा है, और स्पेशली अगर नज़र में कमी हो गई है, तो फिर हम वो कहते हैं कि आपने दोबारा 5 से 7 दिन के बाद आपने दोबारा चेक करवाना है। लेकिन अगर आपके सिम्टम रिजॉल्व हो गए हैं, आपको एक्टिव कंप्लेंट नहीं है, तो ऐसा उसकी फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर सर, ये तो आपने बताया ना जो आप अर्के गुलाब वाला पानी वाला जो, लेकिन अब तो हमने देखा है जैसे ओवर द काउंटर लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं और पेन किलर्स खाते हैं, तो ओवर द काउंटर ये ड्रॉप्स भी होते हैं ना, बड़े सारे मरीज़ों को पता होते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मरीज़ जो है ख़ुद से ड्रॉप डाले, और अगर डाले तो किस किस्म की ड्रॉप डाले? देखिए, वही जैसे मैंने बात की ना, सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए माइल्ड स्टीरॉयड, मैंने इसलिए वर्ड पूरा यूज़ किया था माइल्ड स्टीरॉयड, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा स्टीरॉयड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा थोड़ा मॉडरेट है, कौन सा थोड़ा माइल्ड है। जो ओवर द काउंटर मोस्टली जो पेशेंट बाय करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड्स बाय करता है, उससे फ़ायदा तो बहुत होता है, आप डालते हैं आपको अगले दिन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, आप खुश भी हो जाते हैं, उसको फिर रख भी लेते हैं कि दोबारा मुझे इन्फेक्शन होगा तो मैं दोबारा, या घर में किसी और को होगा तो मैं इसको यही ड्रॉप उसको डालूंगा, खानदान में किसी उसको भी बताऊंगा ये बड़े अच्छे कतरे थे, ये फ़ौरन से डालो, अगले दिन ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो स्टीरॉयड की वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, आँख में मोतिया बन जाता है, ब्लैक बोलो काला मोतिया, सफ़ेद और काला दोनों बन अच्छा, जाते हैं, अच्छा। ठीक है, जो आँख में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो फिर नज़र जाने स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम फिर काला मोतिया कहते हैं। तो ये बहुत 2 मेजर बीमारियां हैं जो एक एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड से होती हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, रोज़ ऐसे मरीज़ आते हैं जो महीनों से ये कतरे डाल रहे होते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी कुछ खारिश भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लाली भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जब इसकी वजह से नज़र जाना शुरू हो जाती है तो ये बहुत कॉमन है, स्टीरॉयड इंड्यूस ग्लूकोमा एंड स्टीरॉयड इंड्यूस कैटरेक्ट। इवन 25-26 साल के बच्चे आते हैं, यंग पीपल आते हैं, उनको हम देखते हैं कि मोतिया बन चुका हुआ है, उनसे थोड़ी सी हिस्ट्री ले तो उनको पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने खाने की हकीमी दवाइयाँ खाई होती हैं जिसमें हमें नहीं पता क्या होता है, या फिर वो इसी तरह क्रॉनिक यूज़ ऑफ कोई ड्रॉप्स होते हैं जो बाद में पता चलता है वो स्टीरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये मसला बन चुका होता है। स्टीरॉइड्स के अलावा भी दूसरे लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो ले सकते हैं? वो ले सकते हैं उसमें। अच्छा। अगर आपको श्योर है कि जो मुझे ओवर द काउंटर मिले वो लुब्रिकेंट है तो वो काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन उसका से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक बार आपने उसकी जब कैप खोल ली है तो वो 30 डेज तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर जो भी डेट लिखी हुई है कैप खोलने के बाद 30 डेज तक वो ड्रॉप्स वैलिड होते हैं। आप दूध का डब्बा लेते हैं उसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो कितने दिन चलता है? 2 से 3 दिन चलता है। इसी तरह आँख के ड्रॉप्स का अगर आपने जब ढक्कन खोल लिया है तो उसकी शेल्फ लाइफ 30, इवन अगर आपने उसको फ्रिज में भी रख लिया, कहीं भी रख लिया, तो 30 डेज के बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर देना। उसको सेव करके नहीं रखना कि नेक्स्ट टाइम थोड़े से बच गए, नेक्स्ट टाइम मुझे इन्फेक्शन हुई या घर में किसी और को हुई तो मैं उस टाइम यूज़ कर लूँगा। तो यही होता है ना, जैसे हमारे दवाइयों के स्टॉक्स घर में पड़े होते हैं और पता ही चलता है कि एक्सपायर कब हो गए, इस तरह अच्छा ड्रॉप्स भी जो है ना वो एक तो एक्सपायरी, मैं कह रहा हूँ एक तो एक्सपायरी बॉटल में लिखी हुई है ना, तो खुल गया, एक जब खुल गया तो उसकी एक्सपायरी बिल्कुल चेंज होगी, उसमें बस 30 डेज रह जाएंगे। उसके बाद 30 डेज के बाद सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप ठीक हो गए हैं तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि अगर आपने उसको सेव करके भी रख लिया तो अगर आप किसी और मरीज़ को देंगे तो अपनी इन्फेक्शन उसको ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जब आप ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं तो आप इतने एसेप्टिक मेजर्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, आपका आँख थोड़ा टच भी हो रही होती है, आपके हाथ भी टच हो रहे होते हैं, तो वो एक तरह का रेजर्वायर ही है, वो जो ड्रॉप की बोतल है उससे इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ को जा सकती है। इसलिए सबसे बेस्ट काम तो ये है कि जब आप ठीक हो गए हैं, आपके ख्याल में आपको ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, आप उसका कैप खोल कर ड्रॉप ज़ाया कर दें या उसको
फेंक दें, उस पूरी बोतल को वैसे ही फेंक दें। अच्छा मुझे बताएं, एक तो हमने जब कमिंग बैक टू सुरमा और वो सारा कुछ, अभी आप हिकमत की बात की, तो क्या हिकमत हकीम भी ट्रीट करते हैं कंजक्टिवाइटिस को? कुछ चीज़ डालते हैं, जैसे कानों में लोग तेल डाल लेते हैं और पता नहीं इस तरह की चीज़ें, ऐसा भी देखते हैं आप? देखें उसमें सबसे कॉमन तो ये रोज़ वाटर ही है, रोज़ वाटर। ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ी आम छोटी मोटी चीज़ें डालें तो अच्छी बात है, क्योंकि मरीज ने तो 7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाना है। लेकिन जब वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अगर वो कोई स्टीरॉइड डाल देते हैं या कोई शहद वाली चीज़ डाल देते हैं, थिक चीज़ डाल देते हैं। अब इसमें मुझे बड़ा एक अजीबोगरीब वाक़या याद आया कि एक दफ़ा मरीज़ आया, उसने कहा कि मेरी आंखें लाल थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं फ़लाँ जगह गई विदाउट नेमिंग एनीथिंग। तो उधर जो XYZ साहब या साहिबा थी, उन्होंने ज़बान से मेरी आंख से देखें ये पत्थर निकाले और देखें मेरी आंख ठीक हो गई। और उसने वो मुझे पत्थरों की तस्वीर भी दिखाई, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो वो हमारे थोड़ा से ये सोसाइटी में भी ये है कि हम थोड़ा सा नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाने की ना उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये आप देखें, आप समझ सकते हैं कि किसी ने अगर ज़बान आँख में लगाई है तो वो सोचने में कितना बुरा लग रहा है, तो उसकी वजह से कितनी इन्फेक्शन हुई होगी। और आपको भी पता है कि आँख में इतनी कोई जगह नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थर निकाले जा सकें। तो मेरा तो मशवरा यही होगा कि ये इन चीज़ों से बचा जाए। कोई भी अगर आपको मसला हो तो डॉक्टर के पास ही जाएँ, उसकी दवाई जो उसने तजवीज़ की है वो इस्तेमाल करें, बगैर उसकी हदायत की कोई और दवाई ना ख़रीदे ओवर द काउंटर। क्योंकि अल्टीमेटली आँख का काम है नज़र। तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से अगर आपकी नज़र में अफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो ये उम्र भर के लिए आपकी माजूरी है। तो इस छोटे से इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाकर अच्छा सा उसका इलाज करवाएं, जो उसने ट्रीटमेंट बताया, जो उसने दिन बताएं जितने दिनों में ठीक हो गए, उसकी बात पर थोड़ा ट्रस्ट करें और थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। क्योंकि अल्टीमेटली इतनी कोई मेजर डिजीज़ नहीं है कि जिसके बारे में परेशान हो जाए। बस थोड़ा सा कंपोज रहें और टाइमली उसको ट्रीट करें तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं होगी और आपकी नज़र भी बची रहेगी। अक्सर हमने शुरू में बात की थी रेड आई और पिंक आई का ना, हमारी जैसे ओपीडी में सम कंजक्टाइवल हैमरेजेस के साथ आते हैं, ब्लीडिंग साथ आते हैं, वो रेड होती है ज़्यादातर कंजक्टाइवल। तो कई दफ़ा लोगों को ये समझ नहीं आता, तो उनमें यूजुअली सिम्टम्स क्या होते हैं? जो देखिए सपोज हैमरेज है, सब कंजक्टाइवल हैमरेज उर्दू में ज़रा बता देंगे कि ब्लीडिंग जो होती है खून एक तरह का नील है, ये आँख का नील है। जिसम में आपका नील पड़ जाता है, ये आँख में एक तरह का आपका नील पड़ चुका हुआ है। और इसके इतने मज़े की ये बात है कि मरीज़ को कुछ भी नहीं पता चलता। मरीज़ क्या कहता है, मैं सुबह उठा, मैंने शीशे में देखा मेरी आंख लाल थी। या वो क्या कहता है कि मैं अपने दोस्तों या अपने ख़ानदान के साथ बैठा था, किसी ने मुझे बताया कि आपकी आंख लाल हुई हुई है। तो इसका, और अगर आप इसको सर्च भी करें, जैसे सब कंजक्टिवल हैमरेज आपने नाम लिया, तो अगर आप इसको सर्च भी करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे देखने में सबसे कोई बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ लग रही होती है, लेकिन असल में ये सबसे कम मतलब बहुत ही बिनाइन कंडीशन ऑफ द आई है। मतलब इसमें कोई मसला नहीं होता। कोई जो अगर कंजक्टाइवा में से खून निकला है तो इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन खून क्यों निकला, आपने सबसे पहले तो सब कंजक्टाइवल कहते हैं ना, सब कंजक्टाइवल का मतलब कंजक्टाइवा और स्क्लेरा, जो आँख का जो सबसे स्केलेटन है वो उसको स्क्लेरा कहते हैं, उसके दरम्यान में खून आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि आपने नोट करना है कि ये आखिर में हुआ क्यों है। 50% ऑफ केसेस में हमें कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन ओल्ड एज में जैसे आपने कहा कि सबसे मेजर कॉज है हाइपरटेंशन। अगर एक इंसान को सब कंजक्टाइवल हैमरेज हो गया है तो इसकी एक ये साइन है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। आज तो आँख में खून निकला है, कल को ये खून कहीं और भी निकल सकता है, कल को ये दिमाग में निकल सकता है तो फर्ने को फालिज हो सकता है, अगर दिल में निकल सकता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो एक तरह का साइन है अल्लाह ताला की तरफ से कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए। तो ऐसे मरीज़ को हम एक कहते हैं कि आप अपना साइकिल बनाएं, एक जगह नोट रखें, सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर नोट रखें। जितना वो नोट रखेंगे, अगर वो ज़्यादा रहता है तो उनकी मेडिसिन ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़े। अगर हम यंग में आ जाए सब कंजक्टिवल हैमरेज, तो सबसे कॉमन चीज़ है, कॉमन कॉज है चोट, ट्रॉमा। कि कोई चीज़ चलेगी आँख में, कोई फाइट हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो उसमें अगर कोई भी आँख में चोट लगी है तो उसकी वजह से भी ये नील, एक तरह का इसके अगर आप कॉमन ज़बान में कहा जाए तो ये नील है। अगर इसमें भी अगर आप कोई मेडिसिन ना दें तो ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे जिस्म का नील पहले ब्लू होता है, फिर येलो होता है, फिर ख़त्म होता है, ये इसी का ये भी नील है, ये पहले ब्लू होता है, फिर येलो होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोगों को टेंशन होती है कि ये आँख के सेंटर की तरफ आ रहा है, ये हमारी नज़र के सामने आ जाएगा, तो उसकी लिमिट सेंटर पे कभी नहीं आती। उसकी वो जहाँ तक वो आना होता है वो वहाँ तक ही आता है, उससे वो आगे नहीं जाता। अच्छा, जब आपके पास, क्योंकि हम कंजक्टिवाइटिस डिस्कस कर रहे हैं ना,
तो इसमें साथ ही स्किप कर लेते हैं यही बात के, क्योंकि हमारे पास पेशेंट अमूमन जब आते हैं अभी कभी वो IOPD से होके आते हैं, आई वाले कहते हैं कि जी आप ब्लड प्रेशर अपना, तो यूजुअली जो मरीज़ है ना वो ये कहते हैं जी मेरा फ़लाँ टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो शायद इसकी वजह से ये हैमरेज हो गया, और वो वाकई परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उनको अच्छा होता क्या है कि डॉक्टर्स जो है ना वो हमारे पास एक तो रिश्योरेंस है ना जैसे आपने बताया, दूसरा कुछ सूदिंग ड्रॉप्स, लेकिन सूदिंग ड्रॉप्स क्या इसमें कोई इतनी इरिटेशन होती है क्या? नहीं होती। वही जिसका मैंने पहले भी एक जिक्र किया था कि अगर आप मरीज को कोई दवाई नहीं देंगे तो वो डॉक्टर चेंज कर लेता है। हाँ ये भी है। तो आपको कोई ना कोई उसको, जिस तरह हमारे यहाँ पिछले दिनों चला भी हुआ था कि मल्टी वाइटामिन्स पर कुछ हमें ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि थोड़ा सा लिमिट करें उसको। लिमिट क्या किया उन्होंने, राइट लेफ्ट एंड सेंटर लिखे जा रहे हैं ना मल्टी वाइटामिन मिनरल्स, लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई और लिख रहे हैं। तो वो उसी तरह के ना कि मरीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कि ये ड्रॉप्स डालें इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए उन ड्रॉप से वो जल्दी ठीक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मरीज़ की थोड़ी सी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं कि वो उसको डाले, और क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं होता। बहुत से लोग इसमें एंटीबायोटिक भी देते हैं लेकिन उसका भी इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप इसमें देखें, अगर जो इन्फेक्शन होती है उसमें जो आँख की कुदरती नालियाँ, खून की नालियाँ होती है वो डायलेटेड होती है और उनमें से लीकेज हो रही होती है। इसमें ऐसा कोई डायलेटेड कोई लीकेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नील होता है आँख में जो आपको नज़र आ रहा होता है। सब कंजक्टिवल हैमरेज ट्रॉमा से भी हो सकती है। मैंने जिसे कहा है यंग पेशेंट्स में सबसे मेजर कॉज है ट्रॉमा। फिर ये आपके डेंगू के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी क्या वजह होती है? जब प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, जैसे जिस समय पूरे नील पड़ रहे होते हैं, तो ये आंखों में भी एक बहुत अर्ली साइन होता है कि पेशेंट हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है। एक बहुत अर्ली साइन है क्योंकि जो आँख की जो खून की जो नालियाँ हैं वो कहीं से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो एक तरह से सरफेस पर ही फिर रही है, उनमें कोई भी बाहर से कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि अंदर से अगर प्रेशर भरेगा या कोई लीकेज होगी तो उनको बर्दाश्त कर लेगी। तो छोटा सा भी ट्रॉमा या छोटी सी भी कोई वजह होती है सबसे पहले वो आराम से लीक आउट कर देती है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़ोर से खांसी करते हैं, बहुत ज़ोर से उल्टी करते हैं, उसकी वजह से भी ये सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है। चलिए डॉक्टर सैरम बहुत शुक्रिया। हमने वैसे तो कंजक्टिवाइटिस डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि वो उसके डिफरेंशियल के अंदर ये सब कंजक्टिवल हेमरेज भी आते हैं और हमारी ओपीडी में आते हैं, तो बड़ा अच्छा आपने बताया कि अलामात क्या है और प्रैक्टिस क्या है बेसिकली। और मरीज़ को जो हमेशा मरदफ़ा कहते हैं कि एक तो डॉक्टर को दिखाएं यार, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर दें। वो जो दवाई आप ओवर द काउंटर ले लेंगे उतने की 1000 1500 2000 रुपये ज़्यादा फीस क्या होती है डॉक्टर की, इतनी होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा होती है अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ तो बेहतर ही होता है कि डॉक्टर को दिखाएं ताकि डिफ्रेंसिएशन भी हो सके ना कि क्या चीज़ चल रही है। कई दफ़ा जैसे आपने बताया कि रेयर कॉम्प्लिकेशन आर देयर, अगर पेशेंट का प्रोलॉन्ग कर रहा है, कोई भी कंजक्टिवाइटिस कर रहा है तो वो उसको वो दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक दफ़ा विज़िट करने में कोई हल वो नहीं है कि और आपने कहा कि 99% प्रॉब्ली जो है ना खुद ही ठीक हो जाते हैं, जैसे ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम खांसी की तरह। और अच्छा क्योंकि हमने ये समझ कंजक्टिवल हेमरेज भी क्योंकि इसकी डीडी में आता है, यूजुअली लोग दो ही तरह के मैंने देखा है, रेडनेस एक तो कंजक्टिवाइटिस होता है, दूसरा ये सब कंजक्टिवल हेमरेज होता है। थोड़ा सा शायद कलर का अलग होता है, पिंक है, थोड़ा सा रेडिश है, थोड़ा सा पिंकिश है, थोड़ा डार्क होता है कंजक्टिवल हेमरेज, थोड़ा डार्क होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है, कंटेजियस है। देखिए आपने डिफरेंशिएट ये करना है कि ये मेरी जो बीमारी है मेरी वजह से किसी और को लग सकती है, नहीं लग सकती। लेकिन आप घर में अगर 6 से 7 लोग रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपकी वजह से जिस तरह कोई बच्चों में कोई बीमारी ना हो जाए या किसी आपके घर में ओल्ड एज है उनमें कोई बीमारी ना हो जाए, कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो जाए। तो सब कंजक्टिवल हेमरेज एक बंदे से दूसरे बंदे को कभी भी नहीं लग सकता। लेकिन जो पहले हमने बात की है, जो पिंक आया और कंजक्टिवाइटिस या आशोब चशम की बात की है, वो फ़ौरन से एक बंदे से दूसरे बंदे को। लेकिन यूजुअली लोग कंजक्टिवल हेमरेज के साथ आते हैं ना कि आशोब उसकी वजह से नहीं आते, ज़्यादा ड्रॉनी वो लगता है ना, वो वही है कि देखने में बहुत बुरा लग रहा होता है वो ना, रेड हो रहा है। फिर वो और मुझे लगता है कि आसपास वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करते हैं कि आप बहुत ख़तरनाक बहुत खौफनाक लग रहे हैं, कोई मसला है आपके साथ, आप चेक लाजमी करवाएं। तो वही है कि लोग डर के मारे ज़्यादा आते हैं, ज़रूरत के मारे कम आते हैं। और कंजक्टिवाइटिस के लिए दवाइयाँ खुद ही ले लेते हैं, खुद ही वो मिल जाती हैं। वो यहाँ में शायद वो फार्मेसी में जब जाते भी होंगे तो वो जो दवाई देने वाला है वो भी देखता होगा नहीं आपका कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, आपका कुछ बहुत ज़्यादा मसला है, आप एक बार डॉक्टर को चेक करवा ही लें तो अच्छी बात। लेकिन अब खैर वैसे ना अभी बड़ा अच्छा कंट्रोल हो गया है जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, ड्रैप अथॉरिटी, क्योंकि हम लोग अपना भी देखते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हर दवाई के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है, ओवर द काउंटर ड्रग्स के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है। बड़ा पिछले मैंने प्रोग्राम किया था फार्मासिस्ट मेरा दोस्त है, तो अभी तो सिस्टम बहुत ज़्यादा ना उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं।
तो अल्लाह करे ये जो हम बातें की हैं कि ये एक तो वो चीज़ें जो हाइड्रोजेनिक जैसे वो पानी और वो क्या होता है अर्के गुलाब, और दूसरा सुरमा, उससे थोड़ा मैनेज करें। और तीसरा जो ओवर द काउंटर स्टीरॉइड्स हैं उसके बारे में बड़ा अच्छा बताया कि स्टीरॉइड्स कम नहीं, से किसी कम भी चीज़ को एज अ दवाई ना इस्तेमाल करें। हाँ ठीक है, वैसे अगर इस्तेमाल करने कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एज अ दवाई जब इस्तेमाल की जाती है तो वो एज अ दवाई नहीं बनी हुई। वही सब चीज़ें जो आपने बात की है, सुरमा, मेकअप, अर्के गुलाब, ये एज अ दवाई नहीं बनाएगा। जिसने भी बनाई है उसकी नीयत ये दवाई नहीं थी, लेकिन वो जब एज अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट यूज़ होना शुरू हो जाती है और लोग बहुत मतलब कि एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है कि हमने ये भी किया फिर भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे मेरी ज़्यादा कि हमने हालांकि सुरमा और अर्के गुलाब भी डाला है, लेकिन फिर भी देखें हमारी आंखें ठीक नहीं हो रही। तो जब वो एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मसले मसाइल ज़्यादा ही होते हैं, उससे कम नहीं होते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैरम। और मेरा ख्याल है लोगों को बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कंजक्टिवाइटिस के बारे में, और इंशाल्लाह इनको हम बुलाते रहेंगे। और आँख जो है ना वो है तो सबसे छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इसकी डिजीज़ हैं, और इसकी क्योंकि आपकी तो विंडो दुनिया को बेसिकली विंडो है ना हमारी दुनिया के लिए। तो थोड़े सा भी एलिमेंट किसी भी छोटी मोटी बीमारी को भी जो है ना वो पहले से जो है ना मैनेज कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैरम, थैंक यू। थैंक यू।